नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी प्रमेय है 1.4 जो आपकी प्रमेय है, इसके हम बात करते हैं। अध्याय जो आपका 1.3 है उससे संबंध रखती है प्रमेय 1.4। ठीक है जी। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर रूट जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा अपने को हम इसमें क्या करने वाले हैं, प्रदर्शित करने वाले हैं कि जो ये अंडर रूट 2 है ना, इसको हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है जी। और इसी की तर्ज पे फिर हम इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम सिद्ध करने वाले हैं, जैसे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके जो अंडर रूट है उनको अपरिमेय संख्या में हम सिद्ध कर सकते हैं। केवल आपने एक प्रश्न को अच्छे से समझ लिया ना बेटा, तो इसके बाद में चाहे अंडर रूट 3 वाला आपको दे दे, चाहे अंडर रूट 5 वाला आपको दे दे, चाहे अंडर रूट 7 वाला आपको दे दे, चाहे अंडर रूट 11 वाला आपको दे दे, इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न आपको दे दे, आप केवल इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी वो सारे जो भी पद होंगे उनको आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल मजे के साथ में क्लियर कर लोगे। ठीक है ना। तो एक बार इस पे आप ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। ठीक है ना। बाकी आपको समझाने की गारंटी मेरी है, फुल गारंटी है भाई। देखो ध्यान से, अपने को सिद्ध करना है यहां से कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा अपने को यहां से प्रदर्शित करना है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे कि जो ये अंडर रूट 2 है ना, इसको आप सबसे पहले परिमेय संख्या मान के चलिए। ठीक है। तो अपरिमेय फिर हम सिद्ध कर लेंगे। और इससे पहले हमने जो प्रमेय 1.3 पढ़ी है ना, उस प्रमेय 1.3 का भी हम इनमें बार बारी से प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा और सुनते जाइएगा, ध्यान हटाइएगा नहीं यहां से, और देखते जाओ इसको। हमने यहां से मान लिया सबसे पहले कि माना अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय इसको सिद्ध करना है तो हमने इसको क्या मान लिया जी, परिमेय मान लिया है। तो परिमेय संख्या है ना। अंडर रूट 2 आपकी एक परिमेय संख्या है, और आपको पता है कि कोई एक परिमेय संख्या होती है उसको हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो उस भिन्न का हम यहाँ पे एक रूप लेने वाले हैं, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप p/q लिख सकते हैं, s और r लिख सकते हैं, a और b आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उनके बारे में जो भी पद लिखने हैं वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इसके हिसाब से हम वहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है। तो हमने लिखा कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इस स्थिति में तब इसे मैंने लिखा p/q के रूप में, है ना। यहां कह सकते हैं कि निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है जी। इसमें रटने जैसा काम नहीं रखना, बस आप ध्यान से देखते जाओ कि मैंने क्या क्या पद लिखे, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो यहां से हमने लिख दिया कि तब इसे p/q के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे? आपको पता है कि कोई भी एक परिमेय संख्या होती है बेटा, कोई भी एक परिमेय संख्या होती है, उसको आप एक भिन्न के रूप में लिख सकते हो। तो हमने इनको p/q के रूप में p/q लिख दिया। ठीक है। और जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि उसका जो हर होता है वो किसके बराबर नहीं होता जी, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। अब इसको हमने भिन्न मान लिया ना बेटा, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ जो आपकी p/q है, p/q कौन से पूर्णांक है, इसको ध्यान से समझना, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है। अब ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं ये भी आप समझिए कि सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं अर्थात इनका, है ना, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब समझना एक बार, इसमें आप सह अभाज्य संख्या को समझिए बेटा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या।
ठीक है। आप सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करना कि आप कोई भी दो संख्याओं की तुलना कर रहे हो ना, तो वो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो उनमें देखना कि वो जो दोनों संख्या आपको दी जा रही है वो किसी एक समान संख्या से कटनी नहीं चाहिए, आपस में दोनों किसी एक समान संख्या से कटनी नहीं चाहिए, दोनों में किसी एक समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, अर्थात उनका जो भी हम गुणनखंड ज्ञात करें तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। और उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कौन हो सकता है, एक उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो ऐसी कोई जो संख्या होती है ना उसको हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ये पी और जो क्यू अपने को मिले हैं ना, तो ये आपके सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात पी और क्यू आपस में किसी भी पद से कटने वाले पद नहीं है। ठीक है, इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी, पी और क्यू के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिनमें दोनों में ही किसी एक समान संख्या का भाग जा सके। ठीक है, तो यह होती है आपकी सह अभाज्य संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है जी, अब ऐसा हमने लिखा बेटा, यहां से देखो कि ये जो Q है यहाँ पे बट्टे में दे रखा है, इसका आप पक्षांतरण करके लिखिए। तो पक्षांतरण करके हमने लिखा ना, तो यहाँ से अपने को मिला √2 और साथ में कौन है जी Q, बराबर का अपने को यहाँ पे P मिला, और साथ में अब क्या करना है, यहाँ पे एक बार वर्ग कर लेना है ना। वर्ग करने पर आप यदि यहां से बेटा इसका वर्ग करोगे तो √2Q इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में कौन मिला जी, यहां से P का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अंडर की संख्या का जब वर्ग किया जाता है, किसी भी अंडर की संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो वहां से अंडर हट जाता है और यहाँ पे Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, P का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ से दे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो बेटा, किसी भी संख्या के गुणांक में जो पद आ जाता है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस संख्या में पक्का उस गुणांक का तो भाग जाने वाला है। जैसे यहाँ पे 2Q² है तो इसके गुणांक में देखो, Q के गुणांक में कौन आया जी, यहाँ से 2 आया है, और 2 आया है तो यहाँ पक्का किसका भाग जाएगा, 2 का भाग यहाँ पे जाने वाला है। तो इस स्थिति को हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 2Q² 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब बताओ, देखो यहां पे ये जो 2Q² है ये 2 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब इधर वाले पद में 2 का भाग जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके बराबर में जो होगा उसमें भी 2 का भाग जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या यदि बराबर है, इधर 10 बैठा है तो बराबर का चिन्ह लगाते इधर भी तो 10 ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो, यदि 2Q² में 2 का भाग जा रहा है तो P² में भी किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो हमने लिखा कि चूंकि 2Q² 2 से विभाज्य है तो इसके बराबर में जो भी है P² भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, है ना, 2 से विभाज्य है। ठीक है जी, और जो प्रमेय 1.3 का हमने प्रयोग किया है कि कोई भी एक अभाज्य संख्या यदि किसी एक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर लेती है तो उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो यहां पे हम लिख देंगे कि प्रमेय 1.3 से P भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है, समझना ध्यान से कि देखो P² 2 से विभाज्य तो हो रहा है, तो प्रमेय 1.3 यही कहते हैं कि अभाज्य संख्या यदि P² को विभाजित कर रही है तो यह अभाज्य संख्या P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये अपनी प्रमेय 1.3 कहती है, और इसको हमने कह दिया जी परिणाम नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इस वाली लाइन को, कि P भी 2 से विभाज्य है। समझना कि P में किसका भाग जा रहा है जी, यहां से 2 का भाग जा रहा है। अब हम क्या लिखेंगे कि P यदि 2 से विभाज्य है तो इसके बराबर में जो भी संख्या होगी वो 2 से विभाजित होने वाली होगी। तब हम लिख सकते हैं कि तब P बराबर 2R लिखा जा सकता है। ठीक है जी, 2R लिखा जा सकता है जहां R क्या है, R एक, या आप कह सकते हो R एक पूर्णांक है। ठीक है जी, R को हमने पूर्णांक मान लिया। अब इसको 2R ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि P में 2 का भाग जा रहा है तो इसके बराबर में जो होगी उसमें भी तो 2 का भाग जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दिया, और समीकरण 1 में आप ये मान रख दीजिए। तो हमने लिख दिया जी यहाँ से कि समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 से हमने बात की बेटा यहाँ पे, तो देखो 2Q² बराबर, एक में P दे रखा है, P का मान आपको 2R रखना है, तो P की जगह पे जैसे ही हमने 2R रखा
तो इसका यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है जी, स्क्वायर किया, यहाँ से आपको मिलेगा 2q का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कर लिया तो 4 और r का वर्ग किया तो कितना मिलेगा जी, r स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यदि यहाँ से हम पक्षांतरण करें बेटा तो एक बार इधर देखिएगा आप लोग, यहां से देखो इस q के साथ में 2 दे रखा है, यदि इस 2 का हम पक्षांतरण करते हैं तो इधर भाग में आएगा और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा जी कि q स्क्वायर बराबर यहां दे रखा 4r स्क्वायर बटे में 2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब 2 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या मिला जी, यहाँ से 4r स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, अब 4r सॉरी यदि 4 में आपने 2 का भाग दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया 2r स्क्वायर। ठीक है जी, q स्क्वायर के इक्वल में आपको 2r स्क्वायर यदि आपको मिल रहा है, यहाँ से q स्क्वायर के बराबर में 2r मिल रहा है, तो इसी की जैसी स्थिति बन रही है, कौन सी वाली, कि 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसी प्रकार से 2r स्क्वायर भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे पद लिखेंगे कि चूंकि 2r स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो, या आप लिख सकते हो तब कौन आपका इसके इक्वल में कौन है जी, बराबर में q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर भी क्या होगा कि 2r स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तब q स्क्वायर भी 2 से क्या होगा जी, भाज्य होगा। और इसी स्थिति में आपकी जो प्रमेय 1.3 है, वापस से आप लिख सकते हो, प्रमेय 1.3 से आपका जो ये q है, तो q के लिए आप लिख सकते हो q भी किससे, 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो कौन सा परिणाम या समीकरण नंबर आप क्या दे सकते हो, इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। ठीक है, अब बेटा एक बार ध्यान से देखिए, हमने शुरू में माना है यहाँ पे शुरुआत में जो ये p और q है ना आपकी, ये सह अभाज्य पूर्णांक है, और सह अभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जिनका कोई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात एक के अलावा उनमें किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने ऊपर तो ये लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, जो ये p है ये 2 से p में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे लिखा p 2 से भाज्य है, अर्थात p में 2 का भाग जा रहा है, और समीकरण 3 में हमने लिखा कि q में भी किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, अर्थात हमने लिखा कि जो p है वो भी 2 से भाज्य है, q है वो भी 2 से भाज्य है। ठीक है, ये तो समीकरण 2 और 3 से तो हमने ये प्राप्त किया, क्लियर है जी। परंतु जो प्रारंभ में हमने माना है ना, उस स्थिति में क्या माना है यहाँ पे कि p और q तो ऐसी संख्या है, ऐसे पूर्णांक है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, अर्थात उनमें किसी भी समान संख्या का भाग ही नहीं जा रहा है। ठीक है, वहां पे तो ये मान लिया हमने, यहाँ पे कैलकुलेशन की तो दोनों एक समान संख्या से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हाँ या ना, ये तो विरोधाभास, ये तो ऐसे उल्टी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई कि ऊपर हम मान रहे हैं कि इनका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है जी, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और जब हमने कैलकुलेशन की तो वहां से तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे जो कुछ माना वो सारा का सारा क्या हो गया, गलत हो गया। और सबसे पहली गलती हमने क्या की कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, वो मान लिया वही क्या है, गलत है, और वही गलत है, इसका मतलब √2 कौन सी संख्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, देखिएगा यहां पे हम लिखने वाले हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3। ठीक है जी, ये समीकरण 2 और समीकरण जो 3 है, ठीक है, समीकरण 2 व समीकरण 3 से प्राप्त परिणाम, यह हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से परिणाम प्राप्त हुए कि, क्या परिणाम प्राप्त हुए जी, कि P व Q का उभयनिष्ठ, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है,
यहाँ पे देखो P और Q दोनों हैं आपके, वो 2 से विभाजित हो रहे थे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 2 व 3 से परिणाम प्राप्त हुए कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है। परंतु हमने पूर्व में माना है, मतलब पहले हमने माना है कि P व Q तो कौन सी संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है जी, P और Q तो आपके कौन से पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमने मान रखा है। और यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से हमने प्राप्त किया कि यहाँ पे क्या है जी, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 है। ये क्या हो गया, आपने कह दिया कि जो कि ये क्या प्राप्त हुआ जी, विरोधाभास है। कैसी स्थिति है जी ये, जो कि विरोधाभास है। अर्थात ये वाली स्थिति तो ऐसे कह रही है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, हमने माना है कि ये सह अभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। और प्राप्त हो रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मान लिया उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों स्थितियां विरोधाभास वाली है, उल्टी स्थितियां उत्पन्न हो रही है और ये विरोधाभास है। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी जो पूर्व की कल्पना है, पूर्व की कल्पना कौन सी, √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, वह क्या है जी, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्थितियां विरोधाभास वाली उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी पूर्व की कल्पना √2 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है। इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए √2 एक कौन सी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको √2 है उसको अपरिमेय संख्या आपको प्रदर्शित करना है और इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। आपकी जो थ्योरम है प्रमेय 1.4 है, वो जो पूछ रही है आपसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसकी उत्पत्ति हम इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं जल्दी ही आपके अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए बाय।